हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और मैं शुभम सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो सुपर टीईटी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही शानदार सा बैच हमारे स्टडी 91 के एप्लीकेशन और वेबसाइट दोनों पे अग्रसर है। तो बहुत ही अच्छा सा बैच है, आप सभी लोग जितना जल्दी हो सकता है एनरोल करा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा, मैथ्स के सेगमेंट से मैं आपके लिए लेके आया हूं डेमो क्लास नंबर 2 कि जब आप डेमो लेते हैं क्लास का, कोई भी क्लास ले तो डेमो ले लीजिए। तो डेमो क्लास नंबर 2 है, मास्टर बैच, एकदम पूरे इंडिया का सबसे भरोसेमंद संस्थान है जहां पे 26 से 27 लाख होने वाले, 27 लाख लोगों का हमने भरोसा जीता है। तो बहुत ही बड़ा सा संस्थान और सबसे भरोसेमंद संस्थान है। तो आप सभी लोग हमारे साथ एक मंच पे आइए और एक साथ सीखने का मौका पाइए। सभी शिक्षक गण यहाँ पे जितने भी सभी हैं, सभी लोग बहुत मेहनत से आपके लिए क्लास लेके आ रहे हैं और अच्छी क्वालिटी वाली क्लास आप सभी के लिए आ रही है। तो सुपर टेट में जितना जल्दी हो सकता है एनरोल करा लीजिए। आपको क्या करना है, स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए तो मैं आपको क्लास शुरू करता हूं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार फटाफट आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने सभी टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह आप फटाफट सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि बीच में आपको करना ना पड़े। ठीक है भैया, चलिए तो मास्टर बैच सुपर टेट की शुरुआत हमारे संस्थान में हो चुकी है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्ले स्टोर में स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके अलावा अगर जिनके पास लैपटॉप वगैरह वो वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। आप www.study91.co.in पे विजिट करिए और वहां से भी आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है विलंब न करिए, बैच में एनरोल करा लीजिए। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैं, हाँ एक चीज और मैं आपको बता दूं कि ये यूपी टीईटी का भी बैच अग्रसर है। आपके स्टडी 91 पे यूपी टीईटी का भी बैच चल रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे अगर यूपी टीईटी के, आपके जो जूनियर हैं जो यूपी टीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने बैच नहीं लिया है, वो जल्दी से जल्दी यूपी टीईटी में भी एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, दोनों बैच से रिलेटेड मैं आपको जानकारी बता दूं कि कोई भी समस्या तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 94 55 06 91 91। आप इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर भी मैं आपको लिख देता हूं, 777 34525। ये दोनों नंबर हमारे संस्थान का है, स्टडी 91 का। आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप या मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या है, हमारे जितने भी वहां पे टीम है वो आपसे बहुत जल्दी संपर्क करेगी। तो अगर आपको वैसे भी कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां पे एनरोल हो जाना है। ठीक है भैया, और आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आज जो हमारी क्लास है, आप लोग कहोगे कि सर खाली बता ही रहे हो। आज की जो हमारी क्लास है, यहां पे मैंने लिख दिया है कि आज हमारी क्या क्लास है। देखिए, ये डेमो 2 क्लास है, सुपर टेट के लिए डेमो की दूसरी क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैथ्स की रणनीति क्या है, मैथ्स में किस तरह के कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कहां कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। कल की क्लास भी आपने देखी थी और आज भी देखी। देखिए, सवाल की शुरुआत करते हैं। तो आप अगर किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं तो आप हमारे साथ इन 20 सवालों के साथ मस्ती करते हुए नजर आएंगे, जहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे अच्छे 20 सवालों का। सुपर टेट का लेवल काफी अच्छा है, इसको बहुत हल्के में ना लें, सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। यदि किसी संख्या के 75% में 75% जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या क्या होगी। कोई एक नंबर है, अगर कह रहा है कि उसमें, अब देखो 75% जोड़, क्या कह रहा है, किसी संख्या के 75% में 75% जोड़कर वही संख्या प्राप्त कर ली जाती है। यानी कि उस संख्या और उस संख्या के 75% का अंतर 75 है, वो संख्या और उस संख्या का अंतर 75% है, तो संख्या मान लो 100% है, तो 100% और इसके 75% का अंतर 75 है, तो 100 और 75 का अंतर कितना आएगा। देखो यहां से 100 और इसके 75%, इन दोनों का अंतर बताइए कितना आएगा, 25%। इसी 25% का मान 75 है, तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 3। तो आपसे संख्या पूछा था, 3 के बाद जो जीरो लगाना पड़ेगा, 100% का मान 300 आ जाएगा।
तो अब ऐसे इसका क्या है, बहुत सारे आपको तरीके मिलेंगे कि आप x मान लो सर जी, x का 75% निकाल लो, फिर 3x/4 आएगा, फिर इसमें 75 जोड़ो तो पता चलता है x आता है। बहुत टाइम वेस्ट है, नहीं करना है मेहनत मजदूरी। ऐसे एग्जाम में आएगा, आप डायरेक्ट सोचो कि 75% जोड़कर 75 पाया जा रहा है, 75 जोड़ने पर वो संख्या पाई जा रही है, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर, उसके 75% और 100% का अंतर ही 75 के बराबर है। तो 1% का मान 3, 100% का मान 300। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है, x तथा 1/x का औसत m है। आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का औसत क्या होगा। यहां से देखिए, x प्लस 1/x का औसत m है। अच्छा एक बात बताओ, इसका औसत है ना m, तो क्या है, औसत है। आपको मैंने बताया था टोटल बराबर क्या होता है, एवरेज गुणे में नंबर, ये बात मैंने आपको बताया था। एवरेज का यही कंडीशन होता है, पूरा एवरेज सिर्फ इसी से खेला जाता है। पूरे एवरेज के लिए सिर्फ एक ही बॉल होती है, कौन सी, T बराबर A गुणे N। T मतलब टोटल, A मतलब एवरेज, N मतलब नंबर। अब इस बॉल को आप चाहे छक्के के लिए लगा दो, चाहे चौके के लिए लगा दो, चाहे सिंगल लगा दो, चाहे डॉट कर जाओ। डॉट कर जाओगे मतलब सवाल नहीं आएगा, छक्के लगा दोगे ट्रिक मार दोगे, चौके लगा दोगे ट्रिक मार दोगे, सिंगल डबल लागे मतलब रन स्कोर बनाते रहोगे धीरे धीरे। तो ओवरऑल इसी पे पूरा गेम खेलना है, ठीक है। अब जैसे इसके लिए खेलना है तो दो संख्याएं हैं, तो टोटल निकालेंगे तो x प्लस 1/x, दोनों संख्याओं का योग। एवरेज कितना दिया है आप बताओ, एवरेज दिया है आपको m, तो यहां पे लिखेंगे m, गुणे में दो संख्या है तो 2, तो x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा 2m। x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा 2m। आपसे क्या पूछा है, x स्क्वायर तथा 1/x स्क्वायर का औसत कितना होगा, आपसे इसका औसत पूछा है। चलिए यहां से देखिए, अगर x प्लस 1/x का मान 2m है तो अलजेब्रा वाले जो बच्चे हैं, जो जिसने पढ़ा वो जल्दी से बता दो कि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आप क्या कहेंगे, 2m का स्क्वायर माइनस में 2 होगा, 2m का स्क्वायर माइनस में 2 होगा, यानी x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा 4m स्क्वायर माइनस में 2, ये इसका मान हो जाएगा। आपसे क्या पूछा था, आपसे इनका औसत पूछा था। अच्छा औसत पूछा था, तो औसत बराबर क्या होता है, टोटल बटे नंबर होता है, यही होता है ना, एवरेज बराबर टोटल बटे नंबर, ठीक है ना। टोटल आपका क्या है, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, इसी का औसत पूछा है ना, दो संख्या है तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। अब x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान आपको यहां पे पता है 4m स्क्वायर माइनस 2, तो यहां रखेंगे 4m स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 2, ये आपका एवरेज आ जाएगा। यहां से एवरेज निकाल दो, 2 से काट देंगे तो 2m स्क्वायर माइनस में 1, 2m स्क्वायर माइनस में 1, 2m स्क्वायर माइनस में 1, ये इसका राइट आंसर बनेगा। बात समझ में भाई, एक बार सभी लोग वीडियो को फटाफट शेयर कर दो यार, एक बार जल्दी से सब लोग शेयर कर दो क्लास को, ठीक है, जल्दी से काम कर दो। अगला देखो, एक भिन्न के हर में 3 जोड़ने पर वो 1/3 बन जाती है, मूल भिन्न के अंश में 4 जोड़ने पर 3/4 बन जाती है, तो भिन्न क्या होगी। ये भिन्न का बहुत ही प्यारा सा सवाल है, और मैंने आपको कहा था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हमेशा कैसे करना है, ऑप्शंस के साथ करना है, ऑप्शंस के साथ गेम खेलो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन के साथ गेम खेलना। अब ऑप्शन में क्या लिखा, कह रहा है कि अगर 3 जोड़े तो 1/3 आ जा रही है, अंश में 3 जोड़ो, अगर आप इसके अंश में 3 जोड़ोगे तो 7/9 हो जाएगी, अगर इसके अंश में आपने 3 जोड़ दिया तो 7/9 हो जाएगी, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। इसमें 3 जोड़ो, तो इसमें 3 जोड़ोगे तो 3 3 6, 6/20, तो ये भी आपका 1/3 नहीं बन रही है। इसमें 3 जोड़ो, इसमें 3 जोड़ोगे तो 10/24, ये भी आपका 1/3 नहीं बन रही है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। इसमें 3 जोड़ो, तो ये 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है, अच्छा सॉरी हर में 3 जोड़ना है यार, देखो एक मिनट रुक जाओ, मैं अंश में जोड़ रहा हूं, मेरे को लगा अंश में जोड़ना है, असुविधा, सॉरी शक्तिमान, माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, है ना। कह रहा है कि भिन्न के हर में 3 जोड़ा जा रहा है, हर में 3 जोड़ना है। पहले ऑप्शन में हर में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 4/9 3 12, क्या इसका मान 1/3 आ रहा है, तो हो सकता है कि ये आंसर हो सकता है आंसर हो, क्योंकि अभी एक कंडीशन पूरा किया, दोनों नहीं, इसीलिए हो सकता है कि ये हो। बाकी देखो, अगर आप इसके हर में 3 जोड़ोगे तो ये 3/23 होगा, जबकि आपको 1/3 चाहिए, तो नहीं हो सकता। इसके हर में 3 जोड़ोगे तो 7/27 हो जाएगा, अगर इधर 3 जोड़ दिया, 24 में 3 जोड़ो 27, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको 1/3 चाहिए। इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 5/15, ये भी, इसका मान भी कितना आ जाएगा 1/3, इसका भी आ जाएगा। तो 2 ऑप्शन यहां से आपको 1/3 मिल रहे हैं। एक पहला 2 ऑप्शन गलत हो गए, लेकिन अभी भी ए और डी ऑप्शन गलत नहीं है, इन दोनों को भी चेक करना है। कह रहा है मूल भिन्न के अंश में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाती है,
हाँ, भिन्न 3/4 हो जाती है। अंश में जोड़ना है आप। चलो यहां से देखो, यहां पे पहला ऑप्शन आपके पास जो है वो कौन सा है, यहां से गेम खेलो। पहला ऑप्शन आपके पास है 4/9 और आखिरी ऑप्शन कौन सा है 5/12। बाकी दो ऑप्शन है, यही दोनों ऑप्शन बचे हैं, ये दोनों तो गलत हो गए हैं, ये दोनों हो ही नहीं सकते क्योंकि 1/3 नहीं आ रहा है हर जोड़ने पे। अब कह रहा है कि यदि मूल भिन्न के अंश में 4 जोड़ दें, अंश में 4 जोड़ो, 4 4 8/9 आ रहा है इसका मान, और इसमें 4 जोड़ो तो ये 8/12 आ रहा है। क्या इसका मान कितना आ रहा है देखो, अंश में 4 जोड़ रहे हैं ना, ना ना ना, यहां 9 आएगा ना, इसमें 4 जोड़ना है, 4 जोड़ना है भैया, 4 तो 5 4 9/12। क्या इसका मान 3/4 आ रहा है, इसका मान 3/4 आ रहा है, इसका मान 3/4 नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा, ये भी गलत हो गया, हमारा राइट आंसर 5/12 है। कौन सा है, 5/12 है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा ऑप्शन से करो, बहुत जल्दी लग जाएगा, और हमेशा ऑप्शन से ही लगाना है, कोई अल्टरनेट मेथड मत सोचो, ऑप्शन से लगाओ, जल्दी लगेगा, समय भी कम बचेगा और सटीक आंसर भी आएगा। अगला देखो, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, डीबीए बराबर 50 डिग्री है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट हो गया है, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है ना, मैं 1 मिनट चेक करता हूं इसको। देखो, एक चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, डीबीए बराबर 50 डिग्री है, ठीक है, और एक और एंगल मान दिया है यहां पे, और के बाद यहां पे आपको और लिखना है एक, कौन सा, एडीबी। एडीबी का मान 33 डिग्री दिया है, ये मिस हो गया क्वेश्चन में, टाइपिंग एरर है, ठीक है ना, 33 डिग्री है, तो बीसीडी का मान बताना है आपको। चलो अब सवाल सही है, एक चतुर्भुज एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, डीबीए का मान 50 है और एडीबी का मान 33 डिग्री है। ये नहीं दिया था, गलती से टाइप नहीं हुआ था, ठीक है ना, तो बीसीडी का मान आपको बताना है। चलो देखो, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ये आपके ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, आप काउंट करते रहो कि कहां से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊंगा कि कहां से कितने किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, प्लानिंग क्या होगी, रणनीति क्या होगी। जैसे इसको देखो, चक्रीय चतुर्भुज का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष जो हो वो त्रिभुज की वृत्त की परिधि पर हो। ये है, इसमें मान लो ए है, बी है, डी है, सी है और डी है। आपसे किसका किसका मान दिया है, पहले ये देखो, देखो आपको किसका किसका मान दिया है, कह रहा है डी बी ए, डी बी ए, डी, देखो डी बी ए, ये वाले एंगल का मान कितना दिया है 50 डिग्री, ठीक है ना, ये वाले एंगल का मान कितना दिया है 50 डिग्री। उसके बाद कह रहा है बीसीडी एडीबी का मान 33 डिग्री है। अब एडीबी बना दो, यहां से देखो एडीबी बनाओ, एडीबी, एडीबी इसका मान है 33 डिग्री, ठीक है ना, इसका मान है 33 डिग्री। आपसे पूछा है बीसीडी का मान क्या होगा, आपसे किसका मान पूछा है, जिसका मान पूछा है पहले उसको देखो, बीसीडी, बीसीडी आपसे इसका मान पूछा है। चलो, चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इस बात को आप जानते हैं। अब यहां से देखिए, बहुत आसान तरीका है लगाने का, बहुत आसान है। अच्छा बताओ, ये 50 है 33 है, तो 50 और 33 मिलकर कितना होता है, ये 50 है और ये 33 है, तो 50 33 मिलकर 83 होता है। तो 83 अगर यहां पे देखें तो इस वाले एंगल का मान कितना हो जाएगा, 97 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बताओ, इस वाले एंगल का मान कितना हो जाएगा 97 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये 50 से 33 मिला के 83, 180 में से 83 घटा दे तो 97 आ गया। इसका, इस वाले कोण का और इस वाले कोण का योगफल 180 होगा, जिसमें से 97 है, तो इसका मतलब इसका मान 83 हो जाएगा। 180 में से 97 घटा दो, 83 आ जाएगा, तो 83 इसका राइट आंसर बना। बहुत आसान सा सवाल है। आसान सा तब है जब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और इसके सम्मुख कोण पता होना चाहिए और ये एंगल की सारी बातें पता होनी चाहिए। तो ये ज्योमेट्री का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का वास्तविक मूल है। आपको यहां पे 4 द्विघात समीकरण दिए हैं, आपसे पूछा है कि किसका मूल वास्तविक है। अब बताओ, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है अलजेब्रा का, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा कह सकते हैं इसको। देखो ध्यान से, उसके वास्तविक मूल कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ठीक है ना, तब उसके मान वास्तविक होंगे। ठीक है, चलो अब पहले में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो। बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 36
माइनस 4 और 6, 4 छक 24, 24 गुणे 6, सॉरी देखो 4 छक 24, देखो 4 क्या होता है, 4ac होता है, तो 4a मतलब 4 4 चौक 16, 16 छक्का 96, माइनस में 96, इसका मान कितना आया बताओ, माइनस में 60 आया। आपने कहा था कि कब होगा वास्तविक, आप बताओ वास्तविक कब होगा, वास्तविक तब होगा जब ये कंडीशन फॉलो करेगी, कब, जब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक जब होगा या 0 होगा तभी वो वास्तविक होगा। तो ये धनात्मक तो आया नहीं, ये तो ऋणात्मक आ गया, इसका मतलब ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये इसका मान वास्तविक नहीं होगा। इसको चेक करो, इसको चेक करो, बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस में, अब इसको देखो 3 छक्का 18, 18 चौक 72, माइनस में 72, इसका मान माइनस में 68 आया। क्या इसका मान धनात्मक या 0 आया है? नहीं आया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आप देखेंगे तो यही सवाल नहीं लेकिन इसी पैटर्न का द्विघात समीकरण से सवाल बना है, उसके मूलों से भी सवाल बन सकता है फिर तो, ठीक है ना। चलो इसको देखो, इसका मान 2x स्क्वायर माइनस में 7, अब 7 का स्क्वायर बताओ, तो ये आएगा 49 माइनस 6 दूनी के 12 और 12 चौक 48, यानी इसका मान कितना आया, 1 आया, 1 आया, इसका मतलब यही आंसर है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा यानी 1 हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है, तो ये हमारा वास्तविक है। चौथे ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं आप, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac, 4 4 दूनी के 8, माइनस में 8 आएगा, इसका मान माइनस में 4 आ रहा है। 3 ऑप्शन माइनस में आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, यही वाला इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये आंसर किस में आया है, प्लस में आया है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रवृत्ति कौन डिसाइड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिसाइड करता है मेरे भाई। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर उसका मान 0 या 0 से बड़ा है तो उसके रूट जो होंगे, उसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे, और अगर 0 से छोटा है तो उसके जो मूल होंगे वो काल्पनिक होंगे। अगर ऋणात्मक में है, जैसे इसका मूल काल्पनिक है, इसका मूल काल्पनिक है, इन दोनों का मूल क्या है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है। इसका मूल देखिए, इसका मूल भी आपका काल्पनिक है क्योंकि ये भी नेगेटिव आया, बस इसी का मूल वास्तविक आएगा क्योंकि पॉजिटिव आया है। बाकी अलजेब्रा जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा बैच के अंतर्गत। चलो सरल कीजिए, अगला क्वेश्चन है सरल कीजिए। देखिए माइनस में 9 माइनस में 8 प्लस में 24 भागे 13 माइनस 7 और इसके ऊपर लगा है बार ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। पहले किसको सॉल्व करेंगे, v बॉड मास होता है सरलीकरण में, पहले इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 13 माइनस 6 का मान बताओ, इसका पूरे का मान कितना हो जाएगा, 13 माइनस 6 का, 13 माइनस 7 का मान 6 आएगा। फिर जैसा कि हम भाग करते हैं तो पहले भाग कर देंगे, 24 में 6 से भाग करेंगे तो 4 माइनस 9, अच्छा ये भी ब्रैकेट में था क्या, कोई मतलब नहीं ब्रैकेट में रखने का, माइनस 9, ये आएगा माइनस 8 और इस पूरे का मान देखो 6 में 24 का भाग करेंगे तो प्लस में 4 आएगा, तो इसका मतलब माइनस में 4 आ गया, तो माइनस 9 माइनस में ये कितना आएगा, माइनस में 4, ये आ जाएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस, माइनस 9 प्लस में 4 यानी उत्तर कितना आया, माइनस में 5, माइनस 5 इज द राइट आंसर। ये तो बहुत ही आसान सा सवाल था सरलीकरण का, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, फिर से देखो एडवांस मैथ का क्वेश्चन, ठीक है ना। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है, तो घन के भुजा की लंबाई क्या होगी। देखो यहां से एक घन है जिसका आयतन, देखो यहां से एक घन है जिसका आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। तो पहले घनाभ का आयतन निकालो, घनाभ का आयतन, घनाभ का जो आयतन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है LBH, क्या होता है, LBH, ये घनाभ का आयतन हो जाता है, ठीक है भैया। अब यहां से समझो कि इसका आयतन निकाल दो तो कितना आ जाएगा, देखो 9 गुणे 6 गुणे 4, ठीक है, तो 6 चौक 24, 24 9 216, तो इसका आयतन कितना आ गया, 216। और ये जो आयतन है ना, यही एक घन का आयतन है, क्योंकि आपसे बोला है कि एक घन का आयतन इतने 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 आयतन के बराबर है, मतलब घनाभ के आयतन के बराबर ही घन का आयतन है। इसका मतलब अगर आपसे यहां पे घन का आयतन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, घन का जो आयतन होगा वो भी 216 ही होगा। घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब,
तो भुजा का क्यूब बराबर में 216, तो a का मान कितना आ जाएगा 6। आपसे घन की भुजा पूछा था तो 6 इसकी आ गई लंबाई। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, एक बहुत ही प्यारे लेवल का सवाल इसको कहेंगे भैया। ठीक है, मजेदार सा सवाल है, ठीक है ना। आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, और सब जल्दी से शेयर कर दीजिए हर जगह। तो फिर से आपको बताऊं कि सुपर टीटी का बहुत ही शानदार सा बैच स्टडी 91 पे चल रहा है। आपको क्या करना है, अगर कोई भी समस्या तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9455069191। ये स्टडी 91 का नंबर है, ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप कॉल करेंगे। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो आपको बहुत जल्दी सुझाव देंगे, ठीक है ना। या फिर आप हमारे दूसरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 777 34525। ये हमारा दूसरा नंबर है, आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं। दोनों ही स्टडी 91 के नंबर हैं, 777 और उसके बाद 34525। ये दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यहां से देखिए, ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है और स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर में जाके स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, वहीं पे आपको सुपर टीटी का बैच मिल जाएगा। बहुत ही शानदार सा है और लाखों लोगों का भरोसा है ये स्टडी 91। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा प्लेटफॉर्म, आप समझ रहे हो, ठीक है ना। अच्छे से सभी टीचर्स, आपको पूरा बैच अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ प्लानिंग एक के तहत होगी, ठीक है। तो आप जितना जल्दी हो सकता है इस बैच में इनरोल ले लीजिए, ठीक है। इसी के साथ एक और जानकारी दे दूं कि यूपीटीटी का भी बैच हमारे स्टडी 91 पे चल रहा है। तो जो छात्र या आपके अगर जूनियर अगर कोई हो या छोटे भाई बहन कोई भी हो जो यूपीटीटी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए भी शानदार सा बैच हमारे स्टडी 91 पे चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ठीक है। बाकी एक कहानी एक कलाकारी कुछ नहीं करना है, समझ में आ रहा है। और बाकी अगर कोई समस्या आती है तो कॉल करिए 9455069191, ठीक है। मेरा काम है आपको बीच बीच में बताते रहना और याद दिलाते रहना। चलते हैं फिर से अपने सवालों की तरफ। देखिए सुपर टीटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसकी श्रृंखला चल रही है। देखिए अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य का 64% है, खरीद पर 12% की छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य का 64% है। अगर मान लो कि अंकित मूल्य 100 है, ठीक है, तो सीपी कितना होगा 64% है, ठीक है। आपसे कह रहा है खरीद पर 12% की छूट है, अगर आपने इस पे 12% की डिस्काउंट दे दी, ठीक है ना, तो आप बताओ एसपी कितना हो जाएगा 88% हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा 88% हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब यहां से बताओ 64 से 88 जाने में आपको कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो कितने का आ रहा है आप बताओ, सीधे सीधे 24 का आ रहा है। किस पे आ रहा है 64 पे आ रहा है, और गुड़े में 100 कर देंगे, ठीक है। इसको काट पीट के आंसर ला दो। देखो 8 से काट दो, 8 तरीके 24, 8 8 64, 3/8 का मतलब होता है 37.5%। इतने परसेंट का प्रॉफिट है। अब 3/4, अब कैसे आपने कह दिया सर ये 3/8 का मतलब, ये परसेंटेज जब आप पढ़ेंगे तो ये बातें आपको बताई जाती है कि जहां पे 3/8 दिखा उसका मतलब ही 37.5 हो जाता है। बात समझ में भैया। चलो अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। बहुभुज से तो सवाल बनना निश्चित है। 2017 में भी 2018 वाले सुपर टेट में भी बना था, और 2018 वाले में भी बना, और 2019 वाले में भी बना था। इसका मतलब बहुभुज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। देखो एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ। अच्छा बताओ, मैंने आपको सिखाया था कि अगर अंतः कोण और बाह्य कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, और यहां पे अंतः नहीं सॉरी हाँ सही है, अंतः और बाह्य कोणों का जो अंतर दिया है वो 60 डिग्री दिया है। यहां से बताओ कि कितना आएगा 2i, ये खत्म हो गया, बराबर में ये कितना आ गया 240, तो i का मान कितना आ गया 120। i का मान 120 है, अगर उसके आंतरिक कोण का मान 120 है तो आंतरिक प्लस बाहरी कोण का मान 180 होता है, तो एक्सटर्नल एंगल का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आपसे पूछा है भुजाओं की संख्या बताओ। भुजाओं की संख्या जो होती है वो होती है 360/e, है ना। तो 360/e कितना है 60 डिग्री, 60 से भाग करेंगे 6, यानी उसमें कितनी भुजाएं हैं 6 भुजाएं हैं, माने वो हेक्सागोन है। कैसा है वो हेक्सागोन है। कैसा दिखेगा अगर हेक्सागोन है तो ऐसा दिखेगा,
ऐसा दिखेगा जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। ये वो आकृति है जिसके बारे में बात की जा रही है। तो बहुभुज से सवाल बनना निश्चित है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप कहीं भी पढ़िए, मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं, कहीं एडमिशन ले लिए तो वहां भी पढ़िए, लेकिन इन सब टॉपिकों को जरूर कवर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो भैया, बस। ठीक है, अगला देखो, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500, 4 वर्ष में 900 हो जाता है। देखो यहां से कोई धन है, मान लो कोई भी, मान लो धन है P, ठीक है, जो 2 साल में 2 इयर्स में 500 हो जा रहा है, ये इसकी अमाउंट है। और फिर कह रहा है आपसे कि 4 वर्ष में कितने, 4 वर्ष में 900 हो जा रहा है, ये भी आपका अमाउंट ही है ना। देखो यही कहानी बोली गई है आपसे। अब समझिए ध्यान से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500, 4 वर्ष में 900 हो जाता है, तो धन क्या होगा। अब यहां से समझो कि 2 वर्ष में 500 होता है, 4 वर्ष में 900 होता है, यानी 500 से 900 जाने में कितना समय लिया है, 500 से 900 जाने में 2 वर्ष का समय लिया है, यानी कि ये 2 वर्ष का SI है। 900 माइनस 500 कितना आ जाएगा, 400। 2 वर्ष का SI कितना आ जाएगा, 400 रुपया। तो आपको 2 वर्ष का SI मिल गया, और यहां से अगर हम 2 वर्ष, SI तो हर साल के लिए सेम ही होता है, तो अगर यहां पे तो 2 ही वर्ष का SI है, तो यहां से अगर हम इसमें से 400 माइनस कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 500 में से 400 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 100 रुपया। यानी आपका प्रिंसिपल 100 रुपए का रहा होगा। कितने का रहा होगा, 100 रुपए का आपका प्रिंसिपल रहा होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है, बात समझ में आई, बहुत ही आसान सा और इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है भैया, ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत इजी सा सवाल है ये। ठीक है, SI CI से भी क्वेश्चन आते हैं, दोनों से आएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला देखो, आयु तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पे क्वेश्चन न पुट कर दे भाई, कहीं भी पूछ सकता है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात। देखो क्वेश्चन फिर से रॉन्ग है, मैं आपको बताऊं। हां, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है, ठीक है। फिर आपसे बोला है, क्या बोला है यहां पे समझो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना है, 12:1 है। ठीक है ना, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 है। तो आपसे बोला है 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है भैया, सवाल ये है। कभी कभी होता है यार, देखो हम क्या है, क्वेश्चन लिख के देते हैं, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, जैसे हमें आज पढ़ाना है कुछ भी, तो हम उसको बैठ के कंटेंट बनाते हैं, अपना मैटर हम नोटबुक में लिख के देते हैं। तो हमने लिख के दे दिया, जैसे हमने 20 सवाल पढ़ाने, हमने लिख के दे दिया, 20 सवाल की हमने PDF बना के दे दी, भैया हमने लिख के दे दिया। अब वो टाइप करने का काम किसका होता है, कि टाइप करने का काम उनका होता है, ठीक है ना, टाइप वो करते हैं। टाइपिंग में क्या होता है, कभी कभी एरर हो जाती है, उन्होंने एक लाइन, जैसे मान लो मैंने लिखा, अब मैं तो कॉपी पे लिखा हूँ, तो एक लाइन अगर मिस हो गई तो लाइन फिर चली गई, तो कोई बात नहीं। हमारे टाइपिस्ट जी हैं प्रदीप जी, बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ठीक है ना, मैं उनसे कल पूछता हूँ कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, हमारे साथ क्यों खेल रहे हो। ठीक है, चलो, पिता और पुत्र, यहां से देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है, 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 है। तो आपसे पूछा 4 वर्ष बाद 8 वर्ष, अच्छा ये कौन सी आयु दिया है, 68 वर्ष, ये उनकी वर्तमान आयु है। कौन सी आयु है, वर्तमान आयु। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है, ठीक है ना भैया। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 12:1 है। तो 8 वर्ष पूर्व दोनों साल कितने साल के रहे होंगे, तो दोनों में से 8-8 साल घटेगा। देखो जैसे मान लो आज उन दोनों लोगों की आयु को अगर आप जोड़ेंगे तो 68 साल आएगा। आज के 8 साल पहले तो पिता भी 8 साल छोटे होंगे और बाबू भी 8 साल छोटा होगा, मतलब जो उनका बेटा है वो भी 8 साल छोटा होगा, तो दोनों 8-8 साल छोटे होंगे, है कि नहीं। तो दोनों की 16 साल घट जाएगी, यानी 8 वर्ष पूर्व फादर प्लस सन बराबर में कितना आएगा, 68 में से आपको 8-8 मिला के 16 घटाना पड़ेगा, यानी 52 ईयर्स आएंगे। और यहां से समझो कि 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दिया है 12 और 1,
तो 8 वर्ष पूर्व फादर अनुपाते एस कितना दिया है, 12:1 दिया है, ये भी आपको दिया ही है। तो यहां से 12 और 1 मिलके 13 का अनुपात ही 52 के बराबर है, तो 1 का अनुपात 4 आ जाएगा। तो हम यहां से 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु निकाल लेते हैं। 8 वर्ष पूर्व फादर की आयु कितनी आएगी, 12 के अनुपात में, तो 12 गुणे 4, 12 चौक 48, और सन की आयु कितनी हो जाएगी, 1 के अनुपात में, तो 1 गुणे 4 कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। आपसे बोला है 8, आपसे क्या बोला है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आपसे पूछा है, तो 4 वर्ष बाद हम निकाल लेते हैं। इसमें 4 जोड़ दो और इसमें 4 जोड़ दो। 4 वर्ष बाद अगर आपको चाहिए, यहां से देखो 4 वर्ष बाद, तो 4 इसमें जोड़ दो, 4 इसमें जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 52:8। तो 52:8 का अनुपात बनेगा, तो इसका मतलब फादर अनुपाते सन बराबर 52:8 बन जाएगा। 52 और 8 का अनुपात कितना बनेगा, आप बताओ। 4 से काट दो तो 13:2। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 13:2 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। बात समझ में भाई? तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, उसको कंप्लीट कर दिया गया यहां पे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन के आगे की लाइन है। अगला देखो, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 है तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देखो अब हमें पढ़ाया क्या जाता है, हमें पढ़ाया जाता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ये है, फला है, ढेका है, ये सब हमें पढ़ाया जाता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बारे में पढ़ाया जाता है। किसके बारे में पढ़ाया जाता है, ऊंचाई के बारे में पढ़ाया जाता है। यहां पे समबाहु त्रिभुज की माध्यिका दिया है, तो मैं आपको एक खास बात बता दूं जो धीरे से अपने पास रख लेना। समबाहु त्रिभुज की माध्यिका हो, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो, समबाहु त्रिभुज का कोणार्धक हो, समबाहु त्रिभुज का लंबार्धक हो, सबका मान एक ही होता है, सब एक ही होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सब कुछ एक ही होता है। ये कब, जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब कुछ एक क्यों होता है, कैसे होता है। क्योंकि एकलौता ऐसा त्रिभुज है जिसके चारों केंद्र एक ही बिंदु पे होते हैं। कौन कौन से केंद्र, केंद्रक, लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंतः केंद्र। इसीलिए इनके माध्यिका अधिका सब कुछ एक ही होती है। तो माध्यिका कहो या उसकी ऊंचाई कहो, दोनों बातें एक ही हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई कह लें आप या फिर इसके माध्यिका कह लें, दोनों चीजें एक ही हैं, ठीक है ना। दोनों चीजें एक ही, और इसका मान क्या होता है, √3/2a, ठीक है। अब इसी का मान आपको यहां पे दे दिया है, कितना दिया है, 6√3। तो ये √3 खत्म, a का मान 6 दूनी के 12। आपसे परिमाप पूछा है, 12 × 36। परिमाप बराबर क्या होता है, 3 गुणे भुजा, तो 12 × 36 आ जाएगा परिमाप, ठीक है भैया। पेरीमीटर मतलब तीनों भुजाओं का योग, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं। k का मान ज्ञात करें, यदि इसमें से प्रत्येक से जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो समानुपात हो जाए। यहां पे देखो 4 संख्याएं दी गई हैं, 5 और 12, और यहां 29 और 57। इसमें क्या जोड़ दें कि उनका जो अनुपात है वो समान हो जाए। तो जैसे ऑप्शन से करना है हमेशा ऐसे सवालों को, 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17 हो जाएगा, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। देखो इसमें जैसे 5 आपने ऑप्शन ले लिया, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो यहां 17 आ जाएगा, और यहां जोड़ेंगे तो 62 हो जाएगा। 17 और 62 का कोई रोल नहीं है, तो ये खत्म हो गया। 4 जोड़िए, 12 4 16 और यहां 61, तो 4 का भी कोई रोल नहीं है। 3 जोड़िए, जैसे 2 जोड़िए तो 12 2 14 और यहां 59, तो 2 का भी कोई रोल नहीं है। 3 जोड़िए, अगर इसमें 3 जोड़ेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, और यहां पे ये 15 हो जाएगा। इसमें 3 जोड़िए तो 32 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा। अगर आप इसको काटते हैं, सपोज करिए कि आपने इसको काट दिया 4 से, तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब 3 जोड़ने पे हमारा 8 15 यहां भी आ रहा है, 8 15 यहां भी आ रहा है, तो इसका मतलब 3 ही इसका राइट आंसर है जो इसे समानुपात बना देगा। बात समझ में आ रही है? तो 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचे। कुछ नहीं करना, इनका लसा लेके उसमें 3 जोड़ देना है। 75, 80 और 135 का आप एलसीएम ले लीजिए, इसका लसअप ले लीजिए बस आप, ठीक है ना। इसका लसअप ले लीजिए लसअप कितना आएगा। देखो ये 5 का स्क्वायर 25 गुणे 3 है, ये तो 25 मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा इसमें, और ये 16 25 80 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, और ये 15 नवा है तो 15 नवा नहीं 45 तिरिक्का है नहीं देखो यहां से कितना है 27 पचे है, तो इसका मतलब 3 का क्यूब आ जाएगा, यही आएगा इसका लसअप। इसका लसअप ले लिया 25 और ये 4 16, 25 में 16 का गुणा हुआ तो 400 है ना,
400 और 400 गुणे 27, 27 चौक को 108, तो 1000। ये आ गया इसका लसअप। इसी में आप 3 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है ना, 1 ये राइट आंसर है। ठीक है भैया। अब इसको करने का मैंने आपको ट्रिक भी बताया, जुगाड़ भी बताया कि ऐसे सवाल आए तो हम लसा ना निकालें तो हमें क्या करना चाहिए। देखो मैं बता रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं आपको 9 या 3 मिल जाएगा। जैसे आप देखोगे तो 135 9 से कटता है, 9 से भाग करने पर 3 शेष आना चाहिए। इसमें 9 से भाग करने मतलब अंकों का योग होता है, इसमें 9 से भाग करो। देखो 5 3 8 1 9 और 9 में 3 जोड़ दोगे, इसका जो रिमाइंडर है वो 3 आ रहा है, तो इसका मतलब वो आंसर हो सकता है। लेकिन 3 1 4, इसका रिमाइंडर 4 आ रहा है, नहीं हो सकता। 8 1 9, ये 9 से कट जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन गलत हो गए, 2 ऑप्शन अभी भी सही है। इसमें भी 9 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 9 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब आपने वो तो कर लिया। आगे देखिए आपके पास यहां पे 8 भी है, तो 8 से भी तो हमारा 3 आना चाहिए। 8 इसमें 8 है तो 8 से भी 3 आना चाहिए। 8 से इसमें भाग करोगे ना 350 में नहीं कटेगा, ये 3 नहीं आएगा, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन सही है। इसमें 8 मिल जाएगा तो 8 की डिविजिबिलिटी से खत्म हो गया कहानी, या 4 भी कह सकते हैं, 4 की डिविजिबिलिटी से भी खत्म हो जाएगा। चलो तो सुपर टीटी का बहुत ही शानदार सा बैच चल रहा है स्टडी 91 पे, सभी लोग इनरोल करा लीजिए जितना जल्दी हो सकता है। आप स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। यह हमारा नंबर है 94 55 06 91 91, ठीक है। ये स्टडी 91 का ऑफिशियल नंबर है, आप इसमें भी कर सकते हैं 777 345 25, ये दोनों नंबर हैं। इन दोनों नंबर में किसी पे भी आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो। बाकी आप ऐप हमारा डाउनलोड कर लीजिए, आपको वहां से सब कुछ पता चल जाएगा। साथ ही एक और जानकारी दे दूं कि यूपीटीटी का भी बैच चल रहा है। अगर किसी बच्चे को यूपीटीटी में लेना है एडमिशन तो वो भी कर सकता है। वो भी इसी आप हमारे वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे, यूट्यूब पे तो मैं जानकारी दे ही रहा हूं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 3 श्रमिक, देखो 3 श्रमिक 20 दिनों में एक काम को खत्म कर देते हैं, कितने दिनों बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिन में समाप्त हो जाए। यहां से देखो 30 श्रमिक 20 दिन में काम को खत्म कर देते हैं, 20 तिहाई 60, टोटल काम है 600 यूनिट, ठीक है ना। कितने दिन बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिन में समाप्त हो जाए। काम को 25 दिन में समाप्त कर देना है। यहां से देखो, यहां से समझो, टोटल काम है 600 यूनिट, 30 श्रमिक थे। आपसे कह रहा है कि कितने दिनों के बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिन में पूरा हो जाए। अगर काम 25 दिन में पूरा करवाना है तो इसका मतलब अगर 10 लोग काम छोड़ रहे हैं तो भी तो 20 लोग काम पे रहे होंगे ना। तो अगर 20 लोगों ने पूरे 25 दिन तक काम किया तो कितना काम किया, देखो पूरा अगर देखा जाए तो यहां पे देखो 20 लोगों ने अगर 25 दिन तक काम किया तो 500 यूनिट काम कर दिया, 500 यूनिट काम कर दिया, ठीक है। यानी कि जो काम बचा है उसको लोगों ने कितने दिन तक किया होगा। फिर से देखो 30 श्रमिक किसी काम को 30 श्रमिक 20 दिनों में एक काम को खत्म कर सकते हैं, तो 30 गुणे 20 बराबर में 600 यूनिट टोटल काम हो गया। कितने दिन बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिन में पूरा हो जाए। काम को अगर 25 दिन में पूरा करना है तो 25 दिनों के लिए पूरे 20 श्रमिक काम करेंगे, क्योंकि 10 छोड़ेंगे तो 25 दूनी के 500 काम इन्होंने कंप्लीट कर दिया, 100 काम बचा होगा। इस 100 काम को उन्होंने 10 दिन में किया और 10 लोगों ने किया होगा, तो 10 दिन इसका आंसर आएगा। 10 दिनों तक उन्होंने किया होगा। जो 10 श्रमिक और रहे होंगे, क्या बोला है, कितने दिनों के बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए, तो 10 दिन, 100 काम को 10 श्रमिक 10 दिन करेंगे, उसके बाद नौकरी छोड़ देंगे, बस। तो यही इसका आंसर है, 10 दिन इज द राइट आंसर, ठीक है ना, सही है ना। एक बार और देख लो, 30 श्रमिक 20 दिन में एक काम को खत्म कर सकते हैं, तो 30 गुणे 20 टोटल काम 600। कितने दिन बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए, 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। कितने दिन बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिन में पूरा हो जाए। पूरा काम 25 दिन में पूरा हो जा रहा है, तो टोटल अगर 20 लोग काम करेंगे तो 25 दिन लगेगा, बाकी दिन 30 लोगों ने, शेष काम को 30 लोगों ने किया होगा। तो सही तो है यार, क्या दिक्कत है, सही है। चलो अगला देखो, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं ए और बी हैं, इसकी असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भैया,
ठीक है ना। मैं पहले ही बता दूं कि लास्ट ईयर 2019 में आया था, ठीक है ना, जो 8 जनवरी 2019 को पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। एक समलंब चतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज मतलब ऐसा होता है, ये समलंब चतुर्भुज है। अगर आप देखेंगे, ये सुपर टेट के एग्जाम की बात कर रहा हूं, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई ए और बी है। इसकी लंबाई ए है, उसकी लंबाई बी है। आपसे कह रहा है इसकी असमांतर भुजाएं, ये असमांतर भुजाएं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली, इसको की मध्य बिंदु और इसकी मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड, ये वाली रेखाखंड है, कि लंबाई क्या होगी। जैसे मान लो यहां पे कोई भी नाम दे देते हैं, ए बी सी डी, और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू। आपसे पूछा इस पी क्यू की लंबाई क्या होगी, बस जानते रहिए। अगर पी क्यू की लंबाई, अब देखो यहां से देखो, ये इसका मध्य बिंदु यहां पे, इन दोनों के बीच की तो हमेशा लंबाई सेम ही होगी। बताओ यहां से इनके बीच की जो यहां पे गैपिंग होगी वो सेम होगी, कि दोनों समांतर रेखाएं हैं। इसका मतलब यहां से इसके बीच की भी दूरी सेम है और इसके बीच की भी दूरी सेम है। तो आपसे खाली इसकी लंबाई पूछा है, तो आप इन दोनों के योग करो और उसका आधा कर दो। ये इसका शानदार सा थ्योरम होता है। तो a प्लस बी का आधा कर दो, आंसर आ जाएगा आपका a प्लस बी का आधा, 2 इज द राइट आंसर। x प्लस 3 क्या बोला है, x प्लस 3 2 माइनस 4x और 5x माइनस में 6 में x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। कोएफिशिएंट आपसे पूछा है, मतलब पूरा सॉल्व करना है तभी बता सकते हैं। गुणा करिए इसको यहां से देखिए, x का गुणा इसमें होगा तो 2x और माइनस में 4x स्क्वायर, और 3 का गुणा होगा तो प्लस में 6, और ये कितना हो जाएगा आप बताओ, 3 चौको 12 माइनस में 12x, इन दोनों का गुणा हो गया, और बाद में 5x माइनस 6 ऐसे ही रहने दो। ठीक है ना भैया। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 4x स्क्वायर और 2x, और ये मिलके कितना हो गया, ये 4 3 12 है ना, तो 10x बचा, ठीक है ना, और प्लस में 6 ये बचा फाइनली। और इसमें अभी आपको गुणा करना है 5x माइनस 6 से, तो गुणा करिए 5x का, 5x का गुणा इसमें होगा तो 5 चौको 20 माइनस में 20x क्यूब हो जाएगा। 5x का गुणा इसमें होगा तो माइनस में कितना हो जाएगा, 5 दहा में 50x स्क्वायर होगा। फिर इसमें गुणा होगा तो प्लस में कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30x, ये हो गया। और फिर माइनस 6 का भी गुणा करेंगे हम, तो माइनस 6 का गुणा माइनस 4 में हुआ तो प्लस में, ठीक है, 6 चौको 24x स्क्वायर, ठीक है भैया। और माइनस 6 का गुणा इसमें होगा तो कितना होगा, प्लस हो जाएगा, और 10 छक्का 60x, और माइनस 6 का गुणा 6 में हुआ तो माइनस में 36। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आया पूरा, इसको सॉल्व करो। ये माइनस में 20x क्यूब, ठीक है, माइनस 50x स्क्वायर और 24x स्क्वायर का मतलब माइनस में 26x स्क्वायर बचा, 30x और 60x मिलके 90x बचा, और माइनस में 36 बचा। आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। अब एक्स स्क्वायर के पहले क्या है आप बताओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस 26 है, तो माइनस 26 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, माइनस में 26। एक्स स्क्वायर के पहले कौन सा नंबर है, माइनस में 26 है, तो इसका गुणांक माइनस में 26 आएगा भैया। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे ही अलजेब्रा के सवाल आते हैं सुपर टेट में। ऐसा मत समझो कि सुपर टेट बहुत आसान है सर जी, हम तो निकाल लेंगे, हमने यूपी टेट निकाल लिया, अच्छा नंबर ला दिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको डरा भी नहीं रहा हूं, मैं आपको धमका भी नहीं रहा हूं। आप खुद से आकलन करो कि 2 सालों में क्या पूछा गया और क्या पूछना चाहिए था। ठीक है, अगला सवाल देखो, 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है, बताइए। ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 20 22 24 तो हम जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं, गलत हो गया है ना, जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं। ये 40 41 और 9 होता है, यहां 19 दिया है, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये 2 बचे अभी भी, 15 32 और 37 का। 15 का स्क्वायर 225, 32 का स्क्वायर 1024, उसमें जोड़ दिया तो 225 में 1024 जोड़ा तो 1349 आ रहा है। 225 और 1024 तो 1249 आ रहा है। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, इसका मान तो 69 आएगा लास्ट में, तो ये भी गलत हो गया। माने कौन सा बचा, सिर्फ तीसरा वाला ही करेक्ट है। कौन सा समकोण त्रिभुज बनाएगा, तीसरा वाला। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट चेक करना है, कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। देखो ध्यान से, जिन्हों से पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़ा होगा उसके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन सी है, 61, फिर ये 60,
और ये फिर ये 11, ये समकोण त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर, यही एक नंबर फॉलो करेगा, बाकी ये 3 नंबर नहीं फॉलो करेंगे, इसीलिए ये तीनों नहीं हो सकते पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यही एकमात्र पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा। बात समझ में आ रही भैया? चलो अगला देखो, संख्याओं, इसका माध्य ज्ञात करना है आपको, माध्य बताना है। 29, 25, 38, 22, 38, 25, 38, 29, इसका माध्य बताना है। चलो इनको जोड़ लो सभी से जल्दी से। 29 प्लस 25 प्लस 38 प्लस 22 प्लस 38 प्लस 25 प्लस 38 प्लस 29 डिवाइड बाई कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं तो 8 से भाग, 3 3 6 2 8, सही है। 8 संख्या तो 8 से भाग कर दो, ठीक है भैया। माध्य बराबर क्या होता है? देखो मीन बराबर होता है टोटल बटे में नंबर, जैसे एवरेज वैसे मान, ठीक है ना। तो आप माध्य निकाल रहे हो, मीन निकाल रहे हो, मीन का मतलब माध्य, यही आपसे पूछा जाता है। चलिए 9 5 14, 14 और 8 22, 22 और 2 देखो 9 5 14, 14 8 22 है ना, 22 2 24, 24 और 8 32, 32 5 37, 37 और 8 37 और 8 45, 45 और 9 54 को 4 हासिल लगा 5 का, ठीक है ना। 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 2 22, 22 2 24, 244 ये बचा डिवाइड बाई 8, 8 3 के 24 दशमलव में 5, 30.5 आ रहा है इसका माध्य। कितना आ रहा है? 30.5, ऑप्शन नंबर बी वाला। बहुत अच्छा सवाल है, बात समझ में है ना, बहुत अच्छा सवाल है, एक शानदार सा सवाल है ये। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है? संपूर्ण संख्या, वाह भाई वाह, इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। यह सवाल कई बार पूछा गया सीटेट में, ठीक है ना। परफेक्ट नंबर क्या होता है? जिसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के बराबर हो। तो 27 नहीं होती है, इसमें केवल 4 ही संख्याएं होती हैं। मैं आपको बता देता हूं, 6 है, 28 है, 496 है और 8128 है। यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यही परफेक्ट नंबर या फिर संपूर्ण संख्या के एग्जाम्पल है। अगर आपसे कभी भी संपूर्ण संख्या पूछेगा तो यही 4 नंबर होते हैं संपूर्ण संख्या, जो आपके एग्जाम, इसके बाद भी होते होंगे लेकिन यही 4 आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 6, 28, 496 और 8128, ये 4 संख्याओं को जानते रहिए कि परफेक्ट नंबर होता है। परफेक्ट नंबर क्या होता है? संपूर्ण संख्या कहते किसे हैं? जिनमें किसी भी संख्या के उसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के दुगुने के बराबर होगा। जैसे मान लो 6 है, 6 का गुणनखंड करो तो क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा, यही होगा। अब इनके गुणनखंडों को आप जोड़िए, 6 3 9, 9 2 11, 1 12, यानी इनको जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। जो 12 आएगा ना वो इसका दुगुना आएगा, अगर इसका दुगुना है तभी ये परफेक्ट नंबर है। तो ऐसी कुल मिलाकर केवल 4 संख्याएं होती हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इसके बाद और नहीं पूछ सकता। तो परफेक्ट नंबर में 4 नंबर याद रखना, एक 6, दूसरा 28, तीसरा 496 और चौथा 8128। बात समझ में आ रही भैया? तो ये परफेक्ट है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ऐसे ही सवाल आप थोड़ा सा एक बार पेपर का आकलन करिए जो यहां पे मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना। आप काउंट करिए कि कहां से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि पहला सवाल परसेंटेज था, इसको छोड़िए। चलिए दूसरा सवाल देखिए, औसत का सवाल था लेकिन x+1/x का अलजेब्रा का यूज था, अलजेब्रा का पूरा यूज था। ये आइडेंटिटी अलजेब्रा की चली है पूरी। तो अलजेब्रा एडवांस मैथ का एक क्वेश्चन हुआ, ये भिन्न का सवाल था, ठीक है ना, भिन्न का एक सवाल हुआ। उसके बाद ये एडवांस मैथ का 2 सवाल हुआ, एडवांस मैथ का 2 सवाल, ये भी एडवांस मैथ अलजेब्रा है, बीजगणित है, एडवांस मैथ का 3 सवाल हुआ। ये आपका सरल कीजिए, ये भी सरलीकरण में एडवांस मैथ में ही जाता है, समझ लीजिए। तो 4 क्वेश्चन हुआ। ये घन है, 5 क्वेश्चन हुआ एडवांस मैथ का, ठीक है ना। ये आपको जानकारी है कि आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे बैच को। 5 क्वेश्चन हो गया, 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ से आए हैं। ये देखिए 9वां, ये भी 6 क्वेश्चन हुआ एडवांस मैथ का। ये मान लीजिए अर्थमेटिक है, ये भी मान लीजिए अर्थमेटिक है, ठीक है। 7 क्वेश्चन हुआ एडवांस मैथ का, ये अर्थमेटिक है, समानुपात का सवाल है, ये लसा का सवाल है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये अर्थमेटिक का सवाल है। 8 क्वेश्चन हुआ एडवांस मैथ का, 8, ठीक है। ये देखिए 9 क्वेश्चन हुआ एडवांस मैथ का, ये भी एडवांस मैथ का सवाल है। 10 क्वेश्चन हुआ एडवांस मैथ का
और ये भी देखिए माध्यमाधिका, ये भी आपको एडवांस मैथ में पढ़ा जाता है, 11 क्वेश्चन हुआ। तो आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम है, अगर इसको भी अगर आप अंक गणित में नहीं रखते हैं तो ये भी होता है। वैसे देखिए 10 से 11 क्वेश्चन आपके एडवांस मैथ के हैं। और ये जो मॉडल टेस्ट पेपर मैं आपको करा रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए करा रहा हूं ताकि आपका एडवांस मैथ सही हो, आपको पता चले कि आपको कहां पे प्लान करना और कैसे प्लान करना है। तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं भैया, एडवांस मैथ से 60% क्वेश्चन आ रहे हैं सुपर टेट में। कितने आ रहे हैं? एस टेट की अगर आप बात करेंगे तो 50 to 60% क्वेश्चन आ रहे हैं। और एडवांस मैथ में कौन कौन से चैप्टर हैं? अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और ये मीन मीडियन मॉड वाला, यही 4-5 चैप्टर हैं जहां से खूब भर भर के सवाल आ रहे हैं। तो अगर इन 4-5 चैप्टर की अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं, और ये इतने छोटे चैप्टर नहीं है आप सोच रहे हो कि आज हम पढ़ना शुरू करते 3 दिन में खत्म हो जाएगा 4-5 चैप्टर, नहीं, ये एक लॉन्ग चैप्टर है, इनके बारे में बहुत डिटेल में हमें पढ़ना है। बात समझे ना? तो अच्छे से पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। तो अच्छे से पढ़ने के लिए आपको करना क्या होगा? खाली मैथ की बात नहीं है, ऐसे सारे सब्जेक्ट में आपको यही काम करना है। तो आपको क्या करना होगा, आप सिर्फ हमारे यहां स्टडी 91 पे सुपर टेट का एक शानदार सा बैच चल रहा है, उसमें सिर्फ एनरोलमेंट करा लीजिए आप, और आपको कुछ नहीं करना है। सुपर टेट का बैच चल रहा है, उसमें एनरोलमेंट करा लीजिए। स्टडी 91 का प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या फिर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। और सुपर टेट डिस्क्रिप्शन में बताया गया है कि कितनी फीस है और क्या है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है, ठीक है ना? और कोई भी समस्या आती तो आप कॉल करिए 9455 06 91 91, ये हमारे स्टडी 91 का ऑफिशियल नंबर है। या फिर आप दूसरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 777 345 25, ये दूसरा नंबर है जहां पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना भैया? और जो बच्चे सुपर टेट में एनरोल होना चाहते हैं, अभी तो एक क्लासेस सुपर टेट के लिए चल रही है, और अगर आप यूपी टेट के एग्जाम की बात करें तो जो बच्चे यूपी टेट के हैं या आपके कोई छोटे भाई बहन जो यूपी टेट एग्जाम में तैयारी करते हैं, उनको भी बताइए कि यूपी टेट में एनरोल करा लीजिए। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमसे अपनी समस्याएं बता सकते हैं, शुभम सिंह मैथ्स, ठीक है ना? आप शुभम सिंह मैथ्स हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, जहां पे आप बता सकते हैं कि आपको क्या समस्या है। शुभम सिंह मैथ्स टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना भैया? स्टडी 91 एक ग्रोइंग नेटवर्क है, यहां पे देखिए 2.6 मिलियन से भी ज्यादा लोग हैं। यहां पे एक ऐसा है जो 2.6 मिलियन का होता है 26 लाख लोग, 27 लाख होने वाले हैं, ठीक है ना? तो 27 लाख लोगों का भरोसा जीता है बहुत अच्छे से, हम काफी अच्छे से आपको बताते हैं। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सब बेस्ट हैं। आप पढ़ के देखिए, सबका ट्रायल लीजिए, सबका ट्रायल चल रहा है यूट्यूब पे, आप सबसे पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। आप खुद पहले आकलन करिए कि आपको कितना पढ़ना है, कहां तक मेहनत करनी है और क्या करना है, ठीक है भैया? तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और बताइए कि सुपर टेट का और यूपी टेट का बहुत ही शानदार सा बैच स्टडी 91 में चल रहा है। जो भी आपके छोटे बड़े भाई बंधु जो भी लोग हैं सबको इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद, हैव ए गुड डे, एंड प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।